हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे गुडविल और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, गुडविल क्या होती है। पूरे पार्टनरशिप के चैप्टर में, पार्टनरशिप के टॉपिक में जो हमारा 36 मार्क्स का होता है, गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसको समझेंगे गुडविल क्या होती है, क्यों निकालते हैं, और सारे उसके मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस क्या हैं गुडविल को। ये सारा हम इसकी आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, गुडविल अगर हम आपसे बात करूं, मैं बोलूंगी व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल से आपको क्या रैंडम आइडिया आता है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है दैट इज कॉल्ड गुडविल। नाम, नेम, फेम, ठीक है, नेम, फेम, वो गुडविल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, लेट फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, और छोले भटूरे खाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो मैं एक किसी शॉप पे जा सकता हूँ, लेट सपोज कोई एक शॉप है, उस उसमें रामू है, वो बेच रहा है। एक है हल्दीराम, हल्दीराम की जो चेन है आउटलेट्स की, वो है। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि दोनों में 100 रुपीज की पर प्लेट मिल रही है। तो मेरा मन क्या करेगा अगर मैं दोनों चीजों पे जा रहा हूँ? एक है रामू की ऑर्डनरी दुकान है मेरी गली में है, एक हल्दीराम का आउटलेट है। तो एक नॉर्मल माइंडसेट कहता है कि हम हल्दीराम में जाएं, क्योंकि हल्दीराम का नाम है, उसका नाम है यहाँ पे, यानी उसकी गुडविल है। हम ये मान के चलते हैं कि हल्दीराम के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, गुडविल रेपुटेशन, ठीक है। अब क्या गुडविल हम देख सकते हैं? हम कह सकते हैं हल्दीराम की ये गुडविल है। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड टैंजिबल एसेट। पर गुडविल क्या होता है? गुडविल इज ए इनटैंजिबल एसेट। गुडविल कौन सा एसेट होता है? इनटैंजिबल, विच वी कैन नॉट टच, कैन नॉट टच और सी। हम फील कर सकते हैं गुडविल है हमारी। वी कैन फील देयर इज अ गुडविल, नाम है। आप देखोगे अपने आसपास बड़ी सारी दुकानें ऐसी होंगी, बड़े सारे आउटलेट्स होंगे, शॉप्स होंगी, जहां पे आपका मन करता होगा यहाँ हम जाएं, क्योंकि वहां की गुडविल अच्छी होती है, वहां का नाम अच्छा है। मेरा जहां मैं रहता हूँ वहां पे एक केमिस्ट की दुकान है, और दो केमिस्ट की दुकान है आमने सामने। एक केमिस्ट की दुकान बहुत चलती है, एक की बिल्कुल भी नहीं चलती। तो ऐसा क्यों है? केमिस्ट में दवाई तो सही बेच रहा है, तो उसका नाम है, उसका नाम कई सालों से, उसका नाम क्यों है वो भी हम पढ़ेंगे। नाम के यानी गुडविल को क्रिएट करने में कौन कौन से फैक्टर डिपेंडेंट करते हैं। पहले गुडविल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गुडविल का मीनिंग है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, जैसे मैंने बताया, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एक बात समझना, गुडविल अगर किसी बिजनेस की अच्छी है तो उसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, या वैसा वैसा कह लो। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट अच्छा है, तो वो उसका रीजन क्या होगा? कि गुडविल अच्छी होगी उसकी, उसका नाम अच्छा होगा। तो प्रॉफिट एंड गुडविल ये दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं, दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड है। गुडविल प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट गुडविल पे डिपेंड करेगा। तो कह रहे गुडविल क्या होगा? जिससे हमारे बिजनेस नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, बिकॉज ऑफ दैट माय नेम, मेरे नाम की वजह से। हम अब देखो, इसी नाम की वजह से, जो मैंने हल्दीराम का एग्जांपल दिया, तो हल्दीराम को पता है उनके उनका नाम है। वो छोले भटूरे अगर मार्केट में नॉर्मल रेट अगर 100 रुपए की प्लेट मिल रही है, तो 100 की नहीं बेचेंगे, वो 200 की बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है लोग कस्टमर तब भी आएंगे क्योंकि उनका नाम है। करेक्ट? तो उससे उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? ये हमारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। देखो, मैनेजमेंट, यानी अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी, जैसे मैंने बताया केमिस्ट का, उस केमिस्ट के पास जाओ तो बहुत बातें करता है, पूरी फैमिली इससे पता होती है उसको, सबकी। आप कैसे हो, आपकी मम्मी कैसी है, आपके पापा कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, तो लोगों को एक पर्सनल कनेक्ट मिलता है उसके पास जाके, इसलिए उसका बिजनेस ज्यादा चलता है। तो मैनेजमेंट अगर अच्छी है, काम एफिशिएंटली होता है, अगर मान लो कुछ सामान मैंने उससे खरीदा और वापस करना है तो वापस कर लेता है, तो उससे गुडविल उसकी ज्यादा होगी, अदरवाइज उल्टा होगा। लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया। देखो, अगर मैं छोले भटूरा की बात कर रहा हूँ, छोले भटूरे अगर मुझे खाने हैं, ठीक है, मॉल की बात छोड़ देते हैं, कोई दुकान है आपके आसपास गलियों में, कोई दुकान है, लेकिन वो दुकान सेकंड फ्लोर पर है छोले भटूरे की, लिफ्ट नहीं है, मॉल भी नहीं है वहां पे, सेकंड फ्लोर पर किसी ने दुकान खोल ली छोले भटूरे की। अब जाओगे खाने? अब नहीं जाओगे खाने, क्योंकि उसकी लोकेशन ठीक नहीं है। तो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुडविल को डिसाइड करने में। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं किसी बड़ी कंपनी के लिए सामान बनाता हूँ, ठीक है। जैसे एक कंपनी है, अगर आपको पता हो शायद, वरुण बेवरेजेस कंपनी है। वरुण बेवरेजेस जो है वो पेप्सी के लिए काम करती है। पेप्सी का काम, जो इंडिया में लेज है, पेप्सी कॉक की कंपनी है, ये वरुण बेवरेजेस बनाते हैं।
तो वरुण बेवरेजेस के पास किसका कॉन्ट्रैक्ट है? पेप्सी का। दे आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट फॉर पेप्सी। क्लियर? तो इनकी गुडविल ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ये भी समझो, जितना पुराना बिजनेस होगा उतना गुडविल, नाम अच्छा होगा। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने का राइट, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। तो मेरे पास कोई पर्टिकुलर राइट है कि हाँ ये चीज मैं ही खरीद बना सकता हूँ, कोई और नहीं बना सकता, तो मेरा नाम अच्छा होगा। एंड क्वालिटी ऑफ गुड, समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये चीज समझो। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल हम ये पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल की अगर हम बात करें, गुडविल कितने टाइप की आती है? गुडविल यहां पर दो तरह की मिले होती है। एक होती है परचेज गुडविल। मतलब क्या होता है, लेट सपोज, जैसे मैंने हल्दीराम का एग्जांपल लिया, मैं मेरे पास भी बहुत करोड़ रुपया है और मैंने कहा कि मैं हल्दीराम, मेरी मान लो, चलो मेरे को छोड़ो, मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी हल्दीराम को खरीदना चाहती है। मारुति जो कार बनाती है, लेट सपोज कार की सेल्स कम हो रही है, उनको लगता है हमारा बिजनेस सही नहीं जा रहा, हमें बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उन्होंने कहा चलो हम हल्दीराम भी खरीद लेते हैं, हम हल्दीराम भी खरीद लेते हैं और हम स्वीट्स में और इस ग्रोसरी शॉप्स में भी आएंगे। तो हल्दीराम वाले अपना बिजनेस किसको बेच रहे हैं? मारुति को बेच रहे हैं। अब हल्दीराम वाले कहते हैं हमारा जो प्रॉपर्टी है पूरी, मान लो इंडिया में जितने भी आउटलेट है विद सामान वगैरह चलता चला है, ले लो, छोटा एग्जांपल लेते हैं, वो लेट सपोज वो आता है 100 फिगर, रियल फिगर नहीं है, 100 करोड़। उन्होंने कहा हमारी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 100 करोड़ रुपए। मारुति वाले कहते हैं ठीक है, हम जो 100 करोड़ रुपए ले लो। तो हल्दीराम वाले कहते नहीं नहीं रुक जाओ, 100 करोड़ तो ये दुकान वुकान की वैल्यू है, सामान की, फर्नीचर की, लेकिन हमने नाम भी तो बनाया इतने सालों में, तो हमें 20 करोड़ रुपया और दो। तो मारुति वाले टोटल उनको कितना पैसा देंगे? 120। तो जो 20 करोड़ पे करा वो गुडविल का पे करा, गुडविल को सेल करा जा सकता है। तो गुडविल मारुति ने खरीदी, तो ये होती है परचेज गुडविल। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में एज एसेट, इंटेंजिबल है तो एसेट ही, मारुति वाले दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। अब एक बात और समझना, क्या मारुति की अपनी गुडविल नहीं है? जो अपनी कार बना रही है उसकी भी गुडविल हो, लेकिन मारुति अपनी गुडविल अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको बोलते हैं, अपनी गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती। जब वो गुडविल दिखाई जाती है जिसके लिए हमने कुछ पेमेंट करी हो, चाहे वो कैश में दिया हो या कुछ और सामान दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, काइंड में दे दिया हो। क्लियर? एंड एक और पॉइंट पढ़ते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पार्टनरशिप के कंसेप्ट चैप्टर में या पार्टनरशिप के पूरे टॉपिक में गुडविल को निकालने की आवश्यकता क्यों होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। या कब होती है मैं अभी वो बताता हूँ, क्यों होती है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो 2 मिनट में समझ लेते हैं। लेट सपोज ए और बी दो पार्टनर थे और वो बिजनेस कर रहे थे, और ए और बी को बिजनेस करते हुए 20 साल हो गए। ठीक है, अब एक सी आज की डेट में इनके बिजनेस को ज्वाइन करता है। तो जब सी आएगा तो सी अपने साथ पैसा ले आएगा, दैट इज उसकी कैपिटल। मान लो 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, वो कैपिटल सी की है, अपनी है। मान लो 2 साल के बाद सी बिजनेस छोड़ जाता है तो सी वो 2 लाख वापस ले जाएगा। लेकिन यहां पर फिर क्या होगा, जो कि ए और बी बिजनेस कर रहे थे 20 साल से, तो ए और बी ने मार्केट में कुछ गुडविल रेपुटेशन बनाई होगी, कुछ नाम बनाया होगा, चला चलाया बिजनेस मिल रहा है सी को। तो उस टाइम पर ए और बी सी को कहेंगे भैया तू कैपिटल तो ला रहा है, लेकिन हमें कुछ पैसे और भी दे, क्योंकि हमने नाम बनाया है। तो सी जो और पैसा देगा वो देगा फर्म की गुडविल के बेसिस पर, जितनी गुडविल है फर्म की उसके बेसिस पे वो पेमेंट करेगा। तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। गुडविल इंटेंजिबल है, देख सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है, निकालना पड़ता है, और हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो गुडविल कब कब निकालनी पड़ती है वो समझ लो। एडमिशन जब पार्टनर होगा, सिमिलरली रिटायरमेंट के टाइम पर होता है, डेथ होते जाते पार्टनर की तब भी होगा, जब भी देखो जब पार्टनर कोई आ रहा है जा रहा है तब होगा। जब फर्म बिक रही है, जैसे यहाँ पे देखा सेल ऑफ फर्म, बिजनेस किसी को बेच दिया तो फ्री में तो नहीं बेचेंगे, पैसा लेंगे अपनी गुडविल का। पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो रही है आपस में, 2 फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, एमलगेमेट मतलब 2 फर्म मिल गई पार्टनरशिप में, या फर्म को हमने कंपनी बना लिया। तो दीज आर फ्यू थियोरेटिकल पॉइंट्स जो उसमें आ सकते हैं। अब स्ट्रेट अवे हम चैप्टर पर पास करते हैं। इस चैप्टर में गुडविल को कैलकुलेट करने के हम 3 मेथड पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड सुपर प्रॉफिट। तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। अब समझते हैं व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो जैसे मैंने बताया, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए तुम ध्यान से देखो, प्रॉफिट जितने भी मेथड है वो सारे प्रॉफिट से रिलेट कर रहे हैं। ये भी प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अगर अच्छा होगा तो गुडविल भी मान के चलते हैं, गुडविल अच्छी है तभी तो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो गुडविल के जितने भी मेथड है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट्स,
पहला पॉइंट है, पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका एग्जाम में एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी बन जाता है, तो समझो। अब एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, लेट सपोज हमें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, हमें कहेगा कि उसका एवरेज निकालो, तो डिवाइड बाय 4, लेट्स अमाउंट भी ले लेते हैं, मतलब 20,000 एक साल में प्रॉफिट हुआ, 30,000 एक साल में प्रॉफिट हो गया, फिर 20 हो गया, और फिर मान लेते हैं फिर दोबारा से 30 ही प्रॉफिट होंगे, 4 साल के प्रॉफिट हो गए। इनका टोटल करो तो टोटल कितना आ गया 100, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज कितना आ गया 25,000। तो एक फर्म को ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब समझना एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक चीज कहते हैं जिसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये क्या होता है, सी जैसे मैंने बताया, अगर ए और बी बिजनेस कर रहे हैं और सी आया बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, तो सी का आने के बाद ए और बी को बेनिफिट मिलेगा सी का, क्योंकि सी भी कैपिटल आ रहा है, सी के भी कुछ कॉन्टैक्ट होंगे। लेकिन हम एक एस्टिमेट करते हैं कि जो पुरानी फर्म है, पुरानी फर्म, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब मैं बताता हूं कि हम ये अज्यूम करें कि एक बिजनेस उसने जो पिछले 20 साल में काम किया वो काम कर लिया, लेकिन अब वो बिजनेस कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करता, वहीं रुक जाता है, तो उसके बेसिस पे आगे आने वाले कितने ईयर्स तक वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेगा। समझना, दोबारा से बता रहा हूं, एक एग्जांपल पहले समझ लो। मान लो मैं साइकिल में चला रहा हूं, ठीक है, मैं साइकिल, आप लोगों ने सबने साइकिल चलाई होगी, हम साइकिल चलाते हैं जब भी, तो साइकिल की मान लो बहुत से स्पीड होगी, और उसके एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आने के बाद हम पेडल मारना छोड़ देते हैं, और वो साइकिल अपने आप चलती रहती है। अब कुछ डिस्टेंस तक वो साइकिल उसी स्पीड से चल रही होती है जितने स्पीड से जब हम पेडल मार रहे थे तब चल रही थी, क्लियर। तो वो जब हम पेडल मारना बंद कर दिए और उसके बाद जब तक वो चल रही है सेम स्पीड से, क्लियर, तो वो पिछले एफर्ट्स की वजह से चल रही है। सेम चीज नंबर ऑफ ईयर परचेज है, कि जब हमने पिछले 5 साल 10 साल में जो काम किया उसके बेस, और उसमें हमने एवरेज अर्न करा 25,000, लेट सपोज, है ना, एवरेज 5 साल का, पहले 4 साल का एवरेज हमने कितना अर्न करा 25,000। तो ये 25,000 जो हम एवरेज कमा रहे हैं एक साल का, ये आगे आने वाले कितने साल तक हम और अर्न कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एफर्ट्स, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहां पर गुडविल कैसे निकाली जाती है, गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है जितना एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी हम आगे कितने साल तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 25 आ गया, मल्टीप्लाई में मान लो आगे आने वाले 3 साल तक कमा सकते हैं, तो इंटू 3, तो गुडविल पूरी फर्म की कितनी आ जाएगी 75,000 रुपीज। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, लेट सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल कैलकुलेट करनी है एट 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, यानी वो साइकिल कितने टाइम तक चलते रहेगी 3 इयर्स तक, वो प्रॉफिट कितने साल तक कमाते रहेंगे हम 3 साल तक, गुडविल के लिए गुडविल निकालनी है ऑफ एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट, एवरेज कितने साल का लेना है हमें 4 इयर्स का, और प्रॉफिट पिछले 4 साल के हमें दे रखे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वाइज दिखाना, क्योंकि स्टेप के मार्क्स होते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करो ऑफ लास्ट 4 इयर्स, 4 इयर्स की बात कर रहे हैं, लास्ट 4 इयर्स, तो वो आएगा 20,000 प्लस 30 प्लस 40 एंड 30, तो टोटल प्रॉफिट आएगा 120। अब हम निकालेंगे एवरेज कितना अर्न कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट्स कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 120 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 30,000। अब गुडविल का प्रॉफिट फॉर्मूला जो होता है, गुडविल कितने इयर्स के लिए निकालनी है वो देखना होता है, बहुत सिंपल मेथड है, जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में कितने दे रखे थे 3 ईयर परचेज, मैं भी दिखा देता हूं। तो गुडविल आएगी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी 90,000 रुपीज। ये गुडविल जो आई पूरी फर्म की आई, ये बात ध्यान रखना, जो कि एडमिशन में रिटायरमेंट में यूज करेंगे। यहाँ लिखा था गुडविल 3 ईयर की परचेज, ये बहुत सिंपल सा मेथड है, टोटल करा, एवरेज निकाला, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर दी, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें लॉस है, तो मुझे लगता है मुझे कराने की भी नीड नहीं, लॉस है तो माइनस कर देंगे बस। यहाँ पे अगर जल्दी से बताऊँ, ओरली हो जाते हैं क्वेश्चन। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 40 माइनस 30,
यानी 20 या 30, 50 प्लस 4 90, 90 माइनस 30, 60,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा स्टेप वाइज दिखाना प्रॉपरली। 60 डिवाइड बाय 4 ही करूंगा क्योंकि है तो 4 साल का। तो मेरा एवरेज कितना आया 15,000 एंड मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी गुडविल लिखा है 3 ईयर परचेज। कई बार ईयर परचेज नहीं दे रखा होता, लिखा होता है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, बात वही है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 कर दो, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 45,000 विल बी गुडविल। क्लियर, सिंपल है, बहुत सिंपल है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सब बुक में क्वेश्चंस हैं इस तरह के। ए और बी पार्टनर्स हैं, वो सी का एडमिशन दे रहे हैं 1 अप्रैल को। गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 इयर्स परचेज, यानी गुडविल कितने साल की निकालनी है 3 इयर्स ऑफ, अब यहां से ध्यान से सीखना, एवरेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स और 5 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब हमें अब क्या करना पड़ेगा, पिछले 4 साल का एवरेज लेना है एक बारी, और एक बार पिछले 5 साल का भी एवरेज लेना है। तो जो उसमें हायर होगा वो लेना है, निकाल सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पिछले 4 साल का भी एवरेज निकालो। पहले लास्ट 5 ईयर्स के लेते हैं। टोटल प्रॉफिट अगर हम बात करें, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर कितने होंगे, देखो आपको सारे फिगर्स दिखनी है, हम यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं। 20,000 मैं लिख देता हूँ, 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 एंड प्लस 45,000। ठीक है, ये हमारा, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 71 लाख 120 और 75,000। सॉरी 165, 165। सो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होगा 165 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट है। 15 5 से 15 एंड 33,000। क्लियर, तो हमारा प्रॉफिट जो आया 33,000, एवरेज प्रॉफिट आया 33। तो एक बार हमने 5 ईयर्स का निकाला विच इज कमिंग टू 33,000। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, यानी हम पहले करेंगे टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब देखो जब हम प्रॉफिट लेने लास्ट 4 ईयर्स के, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है और मिस्टेक होती है, हमें लास्ट 4 ईयर जो लेने हैं वो करंट वाले लेने हैं, बैकवर्ड लेंगे। बैकवर्ड हमारा यहाँ पे है अप्रैल में निकाल रहा है, तो हम लेंगे 45, 20, 30 एंड 50, ये वाले अमाउंट। ये 20,000 नहीं लेंगे पहले, तो हम यहाँ पे लेंगे 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 45,000। तो ये आएगा 5 3 8 10 145, ये टोटल आया। अब हम इसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब देखो ये हमने प्रॉफिट कितने साल के लिए 4 ईयर्स के लिए, तो इसका डिवाइड कितने से करेंगे 4 से करेंगे, भी निकलेगा। क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आया, डेसिमल में आ जाएगा अमाउंट, है ना। 4 3 कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से 12 डेसिमल में नहीं आएगा, 2 जीरो से डिवाइड हो जाएगा। एक राउंड फिगर निकाल लेते हैं कितनी आ रही है 145, 36,250, 36,250। तो अब बताओ हायर कौन सा है, हायर ये आया। क्लियर, तो हम ये लेंगे। और गुडविल निकालने से कितनी ईयर से परचेज थी 3 ईयर परचेज, तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल विल बी 36,250 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर हो गया, समझ में आया। हायर वाला अमाउंट लेना था, तो 1,08,750 हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें बिजनेस में क्या होता है, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस हो जाते हैं, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल कह लो या इसमें कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग। मतलब क्या हुआ कि हमने लेट सपोज हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा 1 लाख रुपीज का, ठीक है, और ये प्रॉफिट तब अर्न करा था जब मेरा 20,000 रुपए का लॉस हो गया था बाय फायर, आग लग गई थी और सामान जल गया था। जब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो जो हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं, बिजनेस के नॉर्मल काम करके जो आया वो वाला अमाउंट लेना है। क्लियर, तो अगर मेरा फर्म का प्रॉफिट आया 1 लाख, जो कि लॉस बाय फायर 20,000 का सामान जल गया था, उसको कंसिडर करने के बाद आया था, तो अब बताओ अगर ये 20,000 का लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट 120 होता। दोबारा से समझ लो, मेरा प्रॉफिट है 1 लाख,
ये प्रॉफिट आया जब मेरा 20,000 रुपए का सामान चोरी हो गया था, जल गया था, उसको कंसिडर करने के बाद 20,000 का मेरा प्रॉफिट आया 1 लाख। अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट होता कितना, ज्यादा होता 120। तो मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी है इस प्रॉफिट में। कभी भी कोई एबनॉर्मल गेन आ जाए या एबनॉर्मल लॉस आ जाए, हमें उसकी कोई ना, हमें उसको प्रॉफिट में एडजस्ट करना होगा अगर वो पॉइंट कंसिडर किया गया होगा तो। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस या कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग, एबनॉर्मल और नॉन ऑपरेटिंग, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, जो बिजनेस का काम नहीं है, ऐसा कोई भी खर्चा हो गया या कोई लॉस हो गया, उसको हम अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे। इसको समझ में आ गया होगा शायद पॉइंट। क्यों? क्योंकि 1 लाख में से 20 तुमने माइनस कर दिया। लेट्स सपोज, चलो इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। मेरा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट, और इसके बाद मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। 31 मार्च मेरी थी, मैंने 30 मार्च को अपना अकाउंट फॉर एग्जांपल एक बारी के लिए बंद कर दिया, और 30 मार्च को मैंने कहा आज ही बंद कर दो, एक दिन तो रह गया, हमारी छुट्टी है अगले दिन। 31 मार्च मान लो हमारा संडे था, दुकान बंद थी, मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा कि 30 मार्च को अकाउंट बंद कर दो और प्रॉफिट निकाल दो। उन्होंने 30 मार्च को बंद करके प्रॉफिट निकाल दिया। कितना प्रॉफिट हो गया? 1 लाख। लेकिन बाई चांस 31 मार्च को अनफॉर्चुनेटली आग लग गई और सामान जल गया, 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख तो निकाला था, तो लॉस होने के बाद कितना प्रॉफिट रह गया? 80। ठीक है, लेकिन जो ये लॉस हुआ 20,000 का, दिस इज लॉस बाय फायर। क्या ये लॉस नॉर्मल लॉस था? क्या ये नॉर्मल है? आग लगी, नहीं, एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल है। तो मुझे गुडविल कैलकुलेट करते टाइम वो प्रॉफिट लेने हैं जो नॉर्मल है। तो मेरा प्रॉफिट एक्चुअली जो शो हो रहा होगा वो 80 हो रहा होगा, लेकिन जो 80 आया वो 20,000 का लॉस कंसिडर करने के बाद आया। तो मुझे इसको उसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ये 20 माइनस नहीं होना चाहिए था। क्लियर? तो अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस आते हैं तो उनको ऐड कर देंगे। लॉस एबनॉर्मल के एग्जांपल क्या हो? लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मशीनरी वगैरह बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, क्योंकि बिजनेस का काम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग हो गया। फाइनेंशियल कॉस्ट कोई भी होती है ना, फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने डिबेंचर्स पे। अब पार्टनरशिप में डिबेंचर तो नहीं, लोन है, लोन लिया भाई, लोन के बदले में अगेंस्ट में हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो फाइनेंस कॉस्ट एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग कंसिडर करा जाता है। एक और पॉइंट है, कुछ कुछ बुक में मिल जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। देखो, कोई भी चीज आप समझना, नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग समझने के लिए आप क्या कर समझो। ऑपरेटिंग वो है जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार होगा, एवरी ईयर एवरी मंथ होगा, जो होना ही होना है। और नॉन ऑपरेटिंग है जो वंस इन अ वाइल, कभी कभी हो गया, 5 साल में एक बार हो गया, 4 साल में एक बार हो गया, कभी हो गया, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग, दैट इज नो एबनॉर्मल। नॉर्मल जो होना ही होना है एवरी ईयर। इस बात को ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे। अब एबनॉर्मल गेन, इनको हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इस गेन से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। मान लो मुझे कहीं से इनकम मिल गई, मुझे मेरे बिजनेस के अंदर खजाना मिल गया, तो उस खजाने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन खजाना आज इस साल मिला, अगले साल तो नहीं मिल रहा। तो उसको मुझे करेक्शन करनी है, क्योंकि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो मैं क्या करूंगा? उसमें से उस इनकम को, एबनॉर्मल इनकम को सबट्रैक्ट करूंगा। क्लियर? तो एबनॉर्मल, वैसे तो इनकम देखो, बिजनेस आप सोच के देखना, एक बिजनेस के अंदर इनकम कहां से होती है? पैसा आता कहां से? 2 मिनट अपने आप सोचो, अपने आप आपको आंसर आएगा। एक बिजनेस के अंदर पैसा आता कहां से? पैसा आता है सिर्फ सेल करके। बिजनेस, कोई भी बिजनेस, हल्दीराम को पैसा कहां से मिलेगा? गुड सेल कर रहा है। बाटा को कहां से मिलेगा? गुड सेल कर रहा है। मारुति को पैसा कहां से मिल रहा है? गुड सेल करके। लेकिन अगर इन बिजनेस को कहीं और से पैसा आ रहा है तो उनकी एक्स्ट्रा इनकम है, वो एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल तो नहीं कहते थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब वो इनकम जो उनका मेन काम नहीं था, बट उनको जनरेट हो गई, वो उनसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इनकम बेसिकली 2-3 इनकम को छोड़ के, जैसे 2-3 इनकम है, कमीशन और रॉयल्टी, दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन बिसाइड रॉयल्टी एंड बिसाइड कमीशन, ऑलमोस्ट ऑल एवरी काइंड ऑफ इनकम आर नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर? तो नॉन ऑपरेटिंग मतलब इनकम आपको क्वेश्चन में कोई भी मिलेगी वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगी। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इनकम है, इसे मैं माइनस करूंगा, इनको मैं ऐड करूंगा। फिर रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया या डिविडेंड मिल गया, मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, मैंने कहीं किसी को लोन दिया हुआ था, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी इनकम है। और इंश्योरेंस क्लेम मिलना मेरे लिए इनकम है। ठीक है, तो मैं इसकी करेक्शन करूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक बात और समझना, अगर कोई मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है, अगर मेरा कोई नॉर्मल एक्सपेंस है, लेट सपोज मैंने अपनी फैक्ट्री का रेंट देना था, अब रेंट तो हर महीने दिया जाता है, दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वो मैं प्रॉफिट निकालते टाइम भूल गया, एक्सक्लूड कर दिया,
भूल गया, ओमिट कर दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? मैंने प्रॉफिट निकाला, अपनी फर्म का प्रॉफिट आया मेरा 1 लाख, लेकिन बाद में ध्यान है अरे मैं तो रेंट को था, 20,000 रेंट था मेरा, मैं तो दिखाना भूल गया। अब बताओ क्या ये रेंट बिजनेस का खर्चा है या नहीं है? दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये तो माइनस होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। दोबारा देखना वीडियो, एक बार दोबारा नहीं समझ में आती तो दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर देखना। Current purchase Jyoti's business with effect from 1st April 2024. Profit shown by Jyoti business for the last 3 financial year. Profit पहले साल का कितना दे रखा है हमें? 1 लाख रुपीज प्रॉफिट दे रखा है। लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। यहाँ पर एबनॉर्मल गेन हो गया था, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट तब आया था जब हमें कहीं से कोई इनकम, एबनॉर्मल इनकम मिल गई थी। अब बताओ एबनॉर्मल इनकम मिलने के बाद मेरा प्रॉफिट 1 लाख का है, तो एबनॉर्मल इनकम अगर नहीं मिली होती तो मेरा प्रॉफिट कम होता ना। तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, तो मुझे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 लाख में से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड ईयर में हमारा प्रॉफिट हुआ 125 का, 1,25,000 रुपीज का, और जो कब हुआ? आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। अगेन समझो, आई एम अर्निंग 1,25,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। मतलब एबनॉर्मल लॉस कुछ भी ले लो, आग लगी थी, चोरी हो गया था सामान, पैसे जल गया था, तो 25,000 रुपए का मेरा कोई लॉस हो गया, उसको लॉस कंसिडर करने के बाद आई एम अर्निंग 1,25,000। अगर लॉस नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता ना, तो मैं इसमें 125 में इसको मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। अब थर्ड वाला समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है फर्म ने अर्न करा 1,12,500 एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग लिया नहीं, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ गए, भूल गए, 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब समझना, फर्म की बिल्डिंग है, फर्म की मशीनरी है, उसके ऊपर इंश्योरेंस कराया जाता है। क्या ये इंश्योरेंस नॉर्मल है या एबनॉर्मल? क्या ये हर साल देते हैं या कभी कभी देंगे? अपने आप आंसर मिल जाएगा, हर साल इंश्योरेंस एवरी ईयर पे करा जाता है। तो इंश्योरेंस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा है, और वो दिखाना भूल गए। हाँ तो भैया हमें दिखाना है, 1,12,500 जो आया प्रॉफिट, वो 12,500 की इंश्योरेंस दिखाना भूल गए थे, जो कि ऑपरेटिंग खर्चा है, तो मुझे उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मुझे ये एक खर्चा था जो दिखाना भूल गए, तो अब मैं दिखाऊंगा तो मेरा इस खर्चे से करंट ईयर का प्रॉफिट क्या करूंगा? मैं माइनस करूंगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 2022 का क्या करेंगे? 1 लाख, 1 लाख कब आया था? 12,500 का गेन कंसिडर करने के बाद उस गेन को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। गेन आना नहीं चाहिए था ना, गेन को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आया हमारा 87,500। फिर 2023 प्रॉफिट कितना आया? 1,25,000, जो कि एबनॉर्मल गेन कंसिडर करने के बाद आया था, सॉरी एबनॉर्मल लॉस, 25,000 का लॉस कंसिडर करने के बाद। तो लॉस तो हम उसको क्या करेंगे? वापस ऐड बैक कर देंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ता। और 2024 में हमारा क्या हो रहा है? 2024 वी आर अर्निंग 1,12,500, लेकिन इसमें इंश्योरेंस दिखाना भूल गए, जो बिजनेस का खर्चा है वो हम दिखाएंगे। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट ये आ गया, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब इनके बेसिस पे एवरेज निकालो और गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज। क्लियर हो गया पॉइंट? इसका पहले हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पे निकल जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, ठीक है, 250 आ जाएगा, 3,37,500। एवरेज कैसे निकालेंगे इसका? 3,37,500 डिवाइड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 1,12,500। एंड गुडविल निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 2। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा था गुडविल 2 ईयर परचेज है, तो गुडविल का अमाउंट आएगा 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 2,25,000 रुपीज। क्लियर हो गया? अब नॉर्मल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब एक और भी क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो, अगर इसके लिए समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबनॉर्मल, कभी कभी कुछ एरर्स भी हो जाते हैं।
प्रॉफिट निकालते टाइम कुछ एरर हो जाते हैं, तो मुझे उन एरर्स की भी करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उस एरर से क्या हो गया होगा, या तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा या मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो मुझे इसे नलीफाई करना है, इफेक्ट हटाना है। ठीक है, अब एरर क्या हो सकता है, ये बात समझो, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि हमारे एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं, इनफैक्ट हम दो पढ़ेंगे अभी। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हम, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए जिसका बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हम फिक्स एसेट को खरीदने में करते हैं या उसकी इम्प्रोवाइजेशन में करते हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैंड एटसेट्रा, है ना। अब समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने बिल्डिंग खरीदी, खर्चा तो है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते हैं। ये बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इनका डेप्रिसिएशन आता है, ओनली डेप्रिसिएशन। लेकिन ये मान लो मैंने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपया कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन उसके ऊपर मान लेते हैं डेप्रिसिएशन था 5,000 रुपए का, तो जो 5,000 डेप्रिसिएशन है वही आएगा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटीज में होते हैं, जिसका बेनिफिट जो होता है वो मिलता है अप टू 1 ईयर, जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 ईयर तक के लिए मिलता है, और जो बिजनेस को रन करने के लिए करा जाता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए करा जाता है। इसके बिना मैं प्रॉफिट कम अर्न ही नहीं कर सकता, टू अर्न प्रॉफिट। एग्जाम्पल है जैसे रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, जो आपके मन आता है पॉइंट, खर्चे वो ये होते हैं। इंश्योरेंस करा दी, डेप्रिसिएशन करा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने। ठीक है, ऑल दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में आते हैं, तो इससे मेरे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब होता क्या है, हम एरर कर देते हैं। हमने क्या करा, हमने खरीदी मशीनरी और हमने उसको बाय मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। यानी मैंने मशीनरी खरीदी, लेट सपोज 1 लाख रुपीज की, और मशीनरी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बैलेंस शीट में आना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने इसको रिपेयर मान लिया। अब रिपेयर तो मेरा कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, और रिपेयर मान लिया तो मैंने उसको कहां दिखा दिया? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाम से समझ लेते हैं। मशीन खरीदी थी 1 लाख की, मशीनरी परचेस करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कहां आना चाहिए था? बैलेंस शीट में आना चाहिए था। बट वो हमने कहां दिखा दिया? वो दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि रिपेयर मान लिया, तो ये एरर हो गया ना। अब इस एरर से हुआ क्या, बताओ? क्या ये 1 लाख का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आना था? नहीं आना था, ये तो बैलेंस शीट में आना था, क्योंकि बैलेंस शीट का पॉइंट है। लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, खर्चा दिखा दिया, तो इससे मेरा उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? रिड्यूस हो गया होगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, रिपेयर मान लिया। तो मैं अब करेक्शन करूंगा, है तो ये एरर, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो वापस उसको मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूं। ठीक है, दोबारा सुन लेने एक बार। प्रॉफिट मेरा कम हो गया, आना नहीं चाहिए था, तो वापस मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन अब पॉइंट इसमें एक और भी आएगा कि उसका डेप्रिसिएशन तो आना था ना प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने वो नहीं दिखाया होगा, तो डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि पहले नहीं दिखाया था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी, अभय, बाबू और चारू। अगर नाम अभय, बाबू, चारू दे रहेगा तो यू हैव टू राइट अभय, बाबू एंड चारू। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एबीसी पढ़ लें, लेकिन क्वेश्चन में लिखना वही है, नाम जो लिखा हुआ है। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर, आ रहा है, इसका कोई यूज नहीं है अभी तक। फॉर दिस पर्पस गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज और एवरेज ऑफ लास्ट 5 years, एंड प्रॉफिट 5 years के दे रखे हैं। यहां लिखा हुआ है ऑन 1 April 2023 अ 2-wheeler वॉज परचेज फॉर 1 लाख। अब 2-wheeler खरीदना, बताओ कौन सा खर्चा है? कैपिटल या रेवेन्यू? 2-wheeler खरीदा, 1 साल से ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो दिस इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए बैलेंस शीट में। एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, लेकिन मैंने उसको डेबिट कहाँ कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। अगर मैं जनरल एंट्री बताऊं, 2-wheeler खरीदा, तो उसकी एंट्री होती है व्हीकल अकाउंट डेबिट या 2-wheeler अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश।
तो आई शुड हैव डेबिटेड व्हीकल अकाउंट, लेकिन मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया। अब ट्रेवलिंग में तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, एरर कर दिया। तो मैंने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया, उससे मेरा उस ईयर का प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंस तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं करेक्शन करूंगा, तो करेक्शन करते टाइम क्या करूंगा? उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। एंड एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मिस्टेक होती है, और कई बार मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, ये कौन से ईयर में करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है 1 अप्रैल 23, तो ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा बना? अप्रैल 23। तो 23 में स्टार्ट हुआ, तो 23-24 बना अकाउंटिंग ईयर। ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो मार्च एंडेड के हैं, एंडेड मार्च 24, 23, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो ये जो एरर हुआ वो 23-24 वाले ईयर में हुआ, यानी इस ईयर में हुआ, 24 वाले ईयर में 590 जहां पे हमें दिख रहा है, हमें इसमें करेक्शन करनी है, इस वाले प्रॉफिट में, 590 वाले में, क्योंकि ये 24 में एंड हुआ होगा, और ये 24 में, 23 में हमने ये वाला एरर करा। अप्रैल 23 स्टैंड फॉर ईयर कौन सा बना? अकाउंटिंग ईयर बना 23-24 वाला, तो 24 में करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, और एक एरर इसमें और भी हमने करा है इस फॉर्म ने, कहता है इंटरेस्ट एट 10,000 का ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड मार्च 23 एंड 24। मैंने बताया इनकम तो कोई भी है, वो नॉन ऑपरेटिंग है, और यहाँ तो लिख दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला था। अब ये इनकम है, इस इनकम से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे करेंगे एग्जैक्टली देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे 2020, 20 में प्रॉफिट है 150 का, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। 21 350, उसमें भी कोई करेक्शन नहीं है। 2022 5 लाख, इसमें भी कोई करेक्शन नहीं, यहां से करेक्शन स्टार्ट है, क्योंकि 23 में एक तो हमने इंटरेस्ट का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसमें आएगा, 10,000 का इंटरेस्ट मिला था, तो 710 इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ था, हम माइनस कर देंगे 10,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस इंटरेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मेन पॉइंट है 2024 का। 24 में ऑलरेडी हमें लॉस है पहले तो, क्योंकि फिगर ब्रैकेट में, दैट इंडिकेट कि वो लॉस है, हम उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं 590, या इसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें लॉस है तो माइनस में 590 है। ठीक है, अब देखो ये जो टू व्हीलर वाला पॉइंट था, ये भी इस ईयर में करना है, तो ये 1 लाख का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना था, बट हमने दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, तो हम इसकी करेक्शन करेंगे, इसको उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, एंड इसका जो डेप्रिसिएशन है ना, वो आना चाहिए था, वो नहीं दिखाया होगा, वो माइनस करेंगे। और डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना, वो टाइम के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। जैसे 25% है, ये हमने मशीन खरीदी थी या टू व्हीलर खरीदा था अप्रैल में, तो पूरे साल के निकल गया। अगर हमने अक्टूबर में खरीदी होती तो 6 महीने का लगता। क्लियर है? पॉइंट ये समझना, जब ये पॉइंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया हो, या रेवेन्यू को हमने कभी कैपिटल मान लिया हो, तो वो पॉइंट अपने आप में पहले डिसाइड करो, जहां पे हमने कैपिटल को क्या माना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा था रेवेन्यू, तो वो नेट प्रॉफिट में हमारा क्या हो गया? ऐड हो गया, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और था, जो इंटरेस्ट मिल गया था इन्वेस्टमेंट में 24 में भी था, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे, इनका टोटल करेंगे, जो अब आया वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। मुझे लगता है इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो इजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर हम करें तो देखो ये 150 का 150 एज इट इज आ गया, फिर ये 350, इसमें कोई करेक्शन नहीं आ रही, देन 5 लाख का 5 लाख आ गया, फोर्थ ईयर में आएगा 7,10,000, क्योंकि 10,000 इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में आप देख लो क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर में कुछ प्लस माइनस ज्यादा करना है। 590 का ऑलरेडी हमें लॉस है, तो 590 में 1 लाख प्लस करेंगे, नेगेटिव फिगर है 5,90,000, उसमें से माइनस करना था 25, माइनस करना है 10,000, ये आ जाएगा 4,55,000 का लॉस, 4,55,000। और इसका हम टोटल करेंगे, पांचों ईयर्स का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज के बेसिस पे फिर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे लगता है एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा, और उसमें जो करेक्शन वाले पॉइंट्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे, जो एबनॉर्मल पॉइंट है। और एबनॉर्मल पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में एक और पॉइंट ध्यान रखना, अगर हमने ये टू व्हीलर 2022 में खरीदा होता, एक साल और पहले, अप्रैल 2022 में, ठीक है, तो उसका इफेक्ट ईयर एंडेड 23 में और 24 में आता, 2 ईयर्स में आता।
तो होता क्या, 22 में तो वो ऐड हो जाता, ये अमाउंट 1 लाख का अमाउंट, उस कंडीशन में हम क्या करते, 22 में हम ऐड कर देते, ये 1 लाख का अमाउंट बता रहा हूँ, ये यहाँ ऐड करते 23 वाले ईयर में, ठीक है। लेकिन जिसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा वो दोनों ईयर्स में आएगा। इसका भी एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में करा दूंगा, आज के लिए इतने करते हैं, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी अदरवाइज। तो ये एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर करो सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच।